Hello, I am Dr. Girish Rai Singhani, Associate Professor, Department of Botany, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट इकोलॉजी के बारे में। और इकोलॉजी को पूरी तरह से जानने से पहले हम उसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम भी सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जो सभी प्रकार के सजीव हैं, जिनमें पौधे भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्राणियों तथा पौधों के आवास एवं परिवेश में विविधता दृष्टिगोचर होती है। धरती पर पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे इस परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आसपास के वातावरण या सराउंडिंग्स के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, यहाँ अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करते हैं तथा इस प्रकार अपने आप को जीवित रखने में सक्षम होते हैं। पौधों की इसी विशेषता के कारण ये धरती के उन स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहाँ मानव जीवन विरल या दुर्गम होता है, जो स्थान बिल्कुल वीरान होते हैं। किसी भी प्रकार की आवास स्थली या जिसे हम हैबिटेट भी कहते हैं में पाए जाने वाले वनस्पति या पेड़ पौधों को अपने समूचे जीवन काल में अनेक प्रकार के वातावरण संबंधी बदलावों के अनुसार समायोजित एडजस्ट करना पड़ता है, अर्थात इन परिवर्तनों से संबंधित दबावों या स्ट्रेस को सहन करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय घटकों या कारकों फैक्टर्स जैसे तापक्रम, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, नमी, सॉइल, वायु एवं आसपास पाई जाने वाली सजीव इकाइयों का प्रभाव वनस्पति पर स्पष्टतया परिलक्षित होता है या दिखाई देता है। जैसे जैसे इन कारकों में बदलाव आता है, तो इसके अनुरूप ही स्थान विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की बाह्य आकारिकी, जिसे हम मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, आंतरिक संरचना एनाटमी या कार्यकी, जिसे फिजियोलॉजी भी कहते हैं, इनमें भी क्रमिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। अतः किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले पौधों तथा प्राणियों की उपस्थिति वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करती है। यही नहीं, उस स्थान के पर्यावरण या परिवेश के निर्धारण में वहाँ उपस्थित सजीव इकाइयों, पादप एवं प्राणियों की विशेष भूमिका होती है। उपरोक्त तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रकृति के दो प्रमुख कंपोनेंट्स या घटक होते हैं, ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट। एक दूसरे पर निर्भर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं एवं पारस्परिक इंटरेक्शन प्रदर्शित करते हैं, पारस्परिक क्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि विभिन्न सजीवों एवं उनके पर्यावरण के आपसी संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहते हैं। अगर हम डिफाइन करें, इकोलॉजी को परिभाषित करें, तो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न सजीवों एवं उनके पर्यावरण के आपसी संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की इस रोचक शाखा के अंतर्गत पर्यावरण तथा सजीवों के बीच होने वाली पारस्पर क्रियाओं इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिकों ने वनस्पति एवं प्राणियों पर पर्यावरण के विशेष प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए पारिस्थितिकी इकोलॉजी को एक नई शाखा के रूप में विकसित किया। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का गठन ग्रीक भाषा के दो शब्दों क्रमशः आइकोस एवं लोगोस को संयुक्त करके किया गया है। यहाँ हिंदी में आइकोस शब्द का अर्थ घर या आवास स्थान या लोगोस का अर्थ अध्ययन है। अतः शाब्दिक अर्थ के अनुसार पारिस्थितिकी का तात्पर्य सजीवों का अपने मूल आवास स्थान में अध्ययन से है। अध्ययन के प्रारंभिक चरणों में जंतु एवं पादप पारिस्थितिकी का अलग अलग अध्ययन किया जाता था, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से सजीव जगत में प्राणियों तथा पेड़ पौधों को अलग कर इनका पारिस्थितिक अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि सजीव जगत के ये दोनों महत्वपूर्ण घटक अनेक प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं इंटरेक्शन प्रदर्शित करते हैं। इसमें पौधों को मूल रूप से प्रमुखता दी जाती है एवं जंतुओं को पर्यावरण का एक अवयव मानते हुए अध्ययन किया जाता है। अतः व्यवहारिक रूप से पारिस्थितिकी का अध्ययन करते समय पादप या जंतुओं के स्थान पर सजीव ऑर्गेनिज्म शब्द का उपयोग किया जाता है। हम ऑर्गेनिज्म शब्द का उपयोग करते हैं। शब्द पारिस्थितिकी का मूल रचयिता कौन है,
इस बारे में भी अनेक मतभेद हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द के गठन का श्रेय जर्मन ज़ूलॉजिस्ट राइटर को दिया जाता है, जिसने पर्यावरण एवं सजीवों के आपसी संबंधों के अध्ययन के लिए एक जर्मन शब्द आइकोलॉजी का उपयोग किया। लेकिन अधिकांश जीव विज्ञानियों के अनुसार एक अन्य जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल 1866 ने सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग किया था एवं उसके द्वारा सन 1869 में इसकी अर्थात आइकोलॉजी की व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिकी की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। ई हैकेल 1869 के अनुसार पारिस्थितिकी एक ऐसा अध्ययन है जिसके द्वारा पृथ्वी की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। दूसरे शब्दों में यह सजीवों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पर्यावरण के साथ आपसी संबंधों का समग्र अध्ययन है। इसके अंतर्गत विभिन्न सजीवों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में साथ पाई जाने वाली सजीव इकाइयों के बीच धनात्मक या सहयोगात्मक तथा ऋणात्मक या क्षतिकारी हार्मफुल संबंधों का पूर्ण अध्ययन किया जाता है। एल्टन 1927 के अनुसार विधिक प्रकार के प्राणियों के वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास संबंधी अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री इसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। इसके साथ ही इसमें प्राणियों की सामाजिक अवस्था एवं अर्थविज्ञान का निरूपण भी किया जाता है। टेलर 1936 के अनुसार समस्त सजीवों के अपने पर्यावरण के साथ आपसी संबंधों के समग्र अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। बिलिंग्स 1964 के अनुसार पेड़ पौधों एवं जंतुओं के अपने पर्यावरण के साथ स्थापित संबंधों को समझने का प्रयास पारिस्थितिकी कहलाता है। यूजीन पी ओडम 1963 बहुत ही फेमस इकोलॉजिस्ट हैं। इनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्यप्रणाली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। दूसरे शब्दों में पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्रकृति की संरचना एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। ओडम 1971 द्वारा प्रस्तुत उत्तरवर्ती अवधारणा के अनुसार पारिस्थितिकी मनुष्य एवं पर्यावरण की संपूर्णता का विज्ञान है। फिलिप्सन 1970 के अनुसार विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों तथा इनके चारों ओर के पर्यावरण एवं इसमें पाए जाने वाले अन्य सजीवों के मध्य स्थापित पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। क्लार्क्स 1973 के अनुसार पर्यावरण का विज्ञान साइंस ऑफ एनवायरनमेंट पारिस्थितिकी कहलाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं थीं जो अनेकों साइंटिस्ट ने दी थी इकोलॉजी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि इकोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है, पारिस्थितिकी का महत्व क्या है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी को विज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखाओं में एक माना गया है, जिसके द्वारा हमारी पृथ्वी, इस पर पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्मजीव, पेड़ पौधे व जंतुओं तथा इनके पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में पारिस्थितिकी का अध्ययन करके हम महत्वपूर्ण तथ्यों की खोज कर सकते हैं, जैसे सजीवों का अपने पर्यावरण से पारस्परिक संबंध, आपस में क्या पारस्परिक संबंध रहता है सजीवों का, स्थानीय परिस्थितियों में सजीवों का भौगोलिक वितरण एवं बाहुल्य, सजीवों के समुदायों में क्षेत्रानुसार दृष्टिगोचर विविधताएं तथा इनके व्यवहार व कार्यकलापों में समय के साथ परिलक्षित क्रमिक परिवर्तन। फिर सजीवों का अपने भौतिक पर्यावरण के अनुसार संरचनात्मक एवं कार्य की अनुकूलन, इसका मतलब मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिर विभिन्न सजीव समष्टियों, पॉपुलेशंस तथा कम्युनिटीज़ के सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंध। नेक्स्ट, प्रकृति की जैव उत्पादकता,
बायो प्रोडक्टिविटी का आकलन एवं जन कल्याण हेतु इसका सर्वाधिक उपयोग। अब हम पढ़ते हैं कि संगठन स्थान की अवधारणा क्या होती है। यहाँ ये कहना चाहिए कंसेप्ट ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी में क्या कंसेप्ट है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का? प्रकृति ने विभिन्न जीवधारियों में जीवन संगठन के अनेक स्तर निर्धारित किए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक सजीव इकाई में शरीर का निर्माण एक से असंख्य कोशिकाओं द्वारा होता है तथा इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य निहित होता है। समान कार्य संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है, जैसे मृदुतक, द्रढ़ोतक, जाइलम, एम्फ्लोएम इत्यादि अपन सब जानते हैं। इसके पश्चात अनेक प्रकार के ऊतकों के संगठन से अंग ऑर्गन का निर्माण होता है एवं विभिन्न अंगों के समुच्चय से किसी सजीव इकाई के संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। जब किसी सजीव समूह में केवल एक ही प्रजाति के जीवधारी उपस्थित हों तो इस सजीव समूह को समष्टि या जीव संख्या पॉपुलेशन कहा जाता है। लेकिन जब विभिन्न प्रजातियों के समूह एक निश्चित क्षेत्र में पाए जावें तो इसके द्वारा कम्युनिटी का निर्माण होता है। समुदाय एवं इसके चारों ओर के भौतिक पर्यावरण या परिवेश के बीच अनेकानेक पारस्परिक क्रियाएं व प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। अंततः इन परिघटनाओं के बीच एक सुव्यवस्थित पारिस्थितिक तंत्र का गठन होता है। इस धरती पर फैले हुए वृहत भूमंडल की सीमा जहाँ तक इस पारिस्थितिक तंत्र संचालित होता है उसे जीव मंडल या बायोस्फीयर कहा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण प्रकृति के अध्ययन हेतु जैव संगठन के विभिन्न स्तरों जैसे जीव द्रव्य, कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र, व्यष्टि, समष्टि पॉपुलेशन, समुदाय कम्युनिटी, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम एवं जैव मंडल बायोस्फीयर इत्यादि पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में प्लांट इकोलॉजी क्या क्या स्टडी हुई है। स्टडीज़ ऑफ प्लांट इकोलॉजी इन इंडिया। जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं की तुलना में पारिस्थितिकी अपेक्षा नवीन एवं रोचक शाखा है, जिसके अंतर्गत जैव समुदाय एवं इसके पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में किसी भी क्षेत्र की पारिस्थितिकी का अध्ययन करने से पहले वहाँ उपस्थित पादप समुदाय की पूर्ण जानकारी का होना भी आवश्यक है। हमारे देश में सर्वप्रथम हुकर द्वारा इस दिशा में पहली बार सार्थक प्रयास किए गए थे। उन्होंने भारत में पाए जाने वाले पादप समूहों के बारे में सबसे पहले जानकारी प्रदान की। यही नहीं, उनके द्वारा विभिन्न देशों में पाए जाने वाले पादप समुदायों का भी सबसे पहले अध्ययन किया गया। उपरोक्त अध्ययन के पश्चात भारत में पारिस्थितिकी संबंधी अध्ययन के बारे में रुचि जागृत हुई। प्रारंभिक चरण के कार्यों में देश के अनेक वन अधिकारियों द्वारा पादप आवरण, फॉरेस्ट कवर, विशेषकर वनों के संदर्भ में के बारे में तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत कर हमारी जानकारी को समृद्ध किया। भारतवर्ष की सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से पारिस्थितिकी अध्ययन के क्षेत्र में सर्वप्रथम योगदान ड्यूजन 1921 का कहा जाता है, जिन्होंने अपने अध्ययन के माध्यम से पादपों एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों तथा पादप अनुकरण प्लांट सक्सेशन के बारे में अनेक महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। इसके पश्चात बोर 1936 में एवं चैंपियन 1938 द्वारा भारतीय वनों के पारिस्थितिक अध्ययन का कार्य किया गया। जी एस्पुरी 1948 में भारत वनों के मृदा संगठन तथा एस स्वरूप ने मरु पारिस्थिति डेजर्ट इकोलॉजी पर महत्वपूर्ण शोध कार्य संपादित किया। भरूचा एवं अन्य अनेक सहयोगियों द्वारा भी वीवीएम मेहर मोपची 1961 का नाम सर्व प्रमुख है के द्वारा देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले प्लांट कम्युनिटीज़ के लाइफ फॉर्म्स एवं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रा का अध्ययन किया गया। 20वीं शताब्दी के मध्य एवं उत्तरार्ध में आधुनिक पारिस्थितिकी अध्ययन का श्रेय हमारे देश के आधुनिक पारिस्थितिक विज्ञान के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को दिया जाता है। उनके द्वारा सागर विश्वविद्यालय एवं वाराणसी में विषय संबंधी अध्ययन हेतु प्रमुख केंद्रों का स्थापना की गई।
इनमें से वाराणसी केंद्र को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा प्रोफेसर पांडे, प्रोफेसर जोशी, प्रोफेसर आर दास के नाम भी इकोलॉजी के स्टडीज़ में उल्लेखनीय माना जाता है, इनका कार्य भी। और इसके अलावा प्रोफेसर वाई.डी. त्यागी, प्रोफेसर के.पी. शर्मा एंड प्रोफेसर के.एन. शर्मा, एल.पी. मल, प्रोफेसर पी.एस. दुबे द्वारा पादप भूगोल एवं पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अध्ययन कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में वाराणसी के अतिरिक्त पारिस्थितिकी अध्ययन के महत्वपूर्ण शोध केंद्र उज्जैन, राजकोट, जबलपुर, जयपुर, उदयपुर, सागर एवं पांडिचेरी में स्थापित हैं। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी के ब्रांचेस की। तो मेनली इसमें प्लांट इकोलॉजी में तीन जैसे जैसे इस अपेक्षाकृत आधुनिक विज्ञान का विकास होता गया, तो इसके साथ साथ ही इसका अध्ययन क्षेत्र भी व्यापक होता गया। इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसकी अनेक शाखाएं उत्पत्ति हुई। टैक्सोनॉमिक इसकी जो ब्रांचेज हैं उसको हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज़ में, हैबिटेट में और ऑर्गेनाइजेशन लेवल में। टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो यह इसको हम प्लांट इकोलॉजी से कोरिलेट करते हैं, एनिमल इकोलॉजी से कोरिलेट करते हैं, क्योंकि इनका जो उद्भव है यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पारिस्थितिकी अध्ययन के प्रारंभिक चरणों में पौधों तथा जंतुओं का पृथक रूप से अध्ययन किया जाता था। इसी के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पादप पारिस्थितिकी, प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी जो है वो डेवलप हुई। इन दोनों शाखाओं में पादप एवं प्राणी वर्गीकरण के आधार पर शैवाल पारिस्थितिकी या सूक्ष्म जीव पारिस्थितिकी या रेप्टाइल इकोलॉजी सी शाखाओं का गठन हुआ। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंट है उनके टैक्सोनॉमी के हिसाब से इकोलॉजी की क्या क्या एफिनिटीज़ हैं उसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। और यही कारण है कि जीव विज्ञान की इस नवोदित शाखा को परिभाषित करते समय यह कहा जाता है कि सजीवों, ऑर्गेनिजम्स एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहते हैं। और ये सब क्या है, आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। हैबिटेट के ऊपर बात करें, इकोलॉजी की दूसरी शाखा जो है उसमें हम फॉरेस्ट इकोलॉजी की बात करते हैं, एक ग्रासलैंड इकोलॉजी की बात करते हैं, डेजर्ट इकोलॉजी की बात करते हैं और लेक इकोलॉजी की बात करते हैं। और अगर हम संगठन स्तर के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें, दैट मीन बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें मेनली दो क्या कहते हैं ब्रांचेज आती हैं, ऑर्टिकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। पारिस्थितिकीय विषय वस्तु के अध्ययन से में इस आयाम के अंतर्गत या तो एकल सजीव इंडिविजुअल या सजीवों के समूह ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की इकाई मानकर इसके प्रारंभिक स्तर से अध्ययन शुरू किया जाता है। अतः ऑर्टिकोलॉजी अगर हम बात करें तो इसमें किसी एक प्रकार की व्यष्टियों या इंडिविजुअल्स के बीच इंटरैक्शंस एवं संयुक्त रूप से इन सभी को अपने पर्यावरण से आपसी संबंधों इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें हम एक इंडिविजुअल को लेते हैं, उसमें उसका दूसरे ऑर्गेनिजम्स से क्या इंटरेक्शन है और उसका क्लाइमेट के साथ भी क्या, पर्यावरण के साथ भी क्या इंटर रिलेशनशिप है, उसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसको ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। इसलिए स्व पारिस्थितिकी को एकल सजीवों या इंडिविजुअल्स की पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। और दूसरी होती है सिनिकोलॉजी। सिनिकोलॉजी इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र या स्थान विशेष या संपूर्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीव अर्थात पौधों एवं प्राणियों एवं अनेक इनके प्राकृतिक आयाम नेचुरल हैबिटेट के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मतलब हम सारे एस्पेक्ट्स लेते हैं। इसमें सजीवों तथा उनके पौधों एवं प्राणियों के इनके बीच का इंटर रिलेशनशिप, वहाँ उनकी हैबिटेट क्या है तथा उनकी कम्युनिटी कैसी है, उनका रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ कैसा, इन सब की स्टडी करी जाती है सिनिकोलॉजी में। समुदाय पारिस्थितिकी यहाँ सजीवों की कम्युनिटी का अध्ययन के लिए एक इकाई के रूप में लिया जाता है, इसको एक इकाई में लिया जाता है। अब इसका जो आगे सिनिकोलॉजी की जो आगे फर्दर स्टडी है वो अपन नेक्स्ट इसमें पार्ट में करेंगे, जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट करेंगे और जिसमें भी हम इसमें स्कोप भी पढ़ेंगे
और इसका क्या कहते हैं अलग कई तरह की जो इकोलॉजी हैं उसकी भी ब्रांचेस उनकी हम स्टडी करेंगे, कई तरह की डेफिनेशंस की हम स्टडी करेंगे और उसका स्कोप क्या है इकोलॉजी का उसकी भी अपन स्टडी करेंगे।